हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बायो-सेवर्ट लॉ की, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन की कि बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या हैं, हम किन किन शेप की बॉडी की हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा प्रूविंग होनी है। तो प्रूविंग के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि हमेशा कॉपी पेन आप लोग निकाले रहो और डायग्राम बनाते रहो, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड जब चेंज होती है तो डायग्राम में आपको फोकस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर केवल आप वीडियो देखते रहोगे तो डायग्राम में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि प्रूविंग है लंबी लंबी। तो लंबी जब प्रूविंग होती हैं तो स्लाइड में हर स्लाइड में डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता बेटा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक ही स्लाइड पे डायग्राम होगा, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखो तो हमेशा एक कॉपी बनाओ, रात में लेटे लेटे मत देखा करो ये वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, कि हमें एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमें क्या करनी है, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो मैं डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम को जूम करके देखो यहाँ पर। वन मिनट सी, there are a straight current carrying conductor XY, okay, in which current is flow. Let us take an example. I current will be flow in XY wire. We take a small length, that is DL, okay, MN पॉइंट से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब वो जो स्मॉल लेंथ है वो पॉइंट P से एंगल कितना बना रही है, एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, ये जो पॉइंट P है वो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, तो एक एंगल है φ1 और एक एंगल जो नीचे की तरफ है, देखो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमने एक को पॉजिटिव मान लिया और नीचे वाले को क्या मान लिया, निगेटिव। तो एक एंगल हो गया +φ1 और एक हो गया -φ2। यहाँ पर जो r डिस्टेंस है वो O पॉइंट से मेजरमेंट की गई है, तो O की जो P से डिस्टेंस है वो कितनी है, r, ठीक है। जो ये लेंथ वेक्टर लिया था dl वेक्टर, तो dl वेक्टर में m पॉइंट की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो हमने मान ली है x दी हुई, ठीक। NO सेंटर से लेकर के NO लेंथ वेक्टर के लोअर पॉइंट तक की जो लेंथ है वो कितनी है, l। अब यहाँ पे देखो क्या है कि बायो-सेवर्ट लगा करके हमें फॉर्मूला बनाना है। तो हमने दो तीन चीज़ें यहाँ पे मानी हुई हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं। देखो DL हमने मानी हुई है, तो DL वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, DL अगर वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है, और थीटा अगर वेरिएबल है तो फाई भी वेरिएबल है। फिर उसके बाद r जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो चेंज होगी नहीं। x जो है वो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग प्रूविंग पर आते हैं। डायग्राम में फिर से देख लो बेटा, जो डाउट रहता है तुम लोगों को वो क्या है कि लेंथ वेक्टर क्यों लिया, तो हमने DL ले लिया और हमें क्या है पता है कि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, DL होता है। तो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, स्मॉल लेंथ ली है और फिर उसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। सो r डिस्टेंस ये हो गई, ये आ गया φ1 और ये आ गया φ2, ओके। सो अब बात करते हैं, इसको जूम हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे DB इक्वल टू μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन x²। x तो समझ में आ ही रहा है, ये डिस्टेंस है। देखो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, DL भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तीन वेरिएबल हैं हमारे पास, और तीन वेरिएबल तुम्हें पता है कि ये क्या है, DB। और हमें जब b निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
इंटीग्रेशन की एक कंडीशन होती है कि अंदर जो है एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हमारा अब मेन टास्क क्या है कि जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको हटा करके केवल एक वेरिएबल लाया जाए। तो अब एक वेरिएबल लाना भी है हमको, तो देखो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OMP, अगर हम OMP की बात करें, सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं कि थीटा किसी तरीके से हम सबको क्या करना चाह रहे हैं, फाई के रेस्पेक्ट में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि फाई एक ऐसा एंगल है जो सब में आ रहा है, ठीक है। और थीटा DL और X हम हटा देंगे, हम R और फाई के टर्म्स में ले आएंगे। R हमारा कांस्टेंट है और फाई में इंटीग्रेट कर देंगे। तो काम तो समझ में आ ही रहा है क्या करने जा रहे हैं। तो देखो हम ट्रायंगल OMP की बात कर रहे हैं, तो OMP में पता है भाई एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा प्लस फाई विल बी 90 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 90 माइनस फाई। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, and we all know that sin 90 minus phi will be cos phi. So we get the result sin theta equal to cos phi. Okay, is there any doubt to anyone? Just write on the comment section that in which minute they have the arises of doubt is there. Okay, so sin theta equal to cos phi. Now we will talking about what L in terms of phi. So डायग्राम में चेक कर लेना तुम लोग, ये ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये L था, ये R था, ये X था और ये एंगल फाई था। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई इक्वल टू L बाई R। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L इक्वल टू R tan फाई। अगर tan फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर L और बेस कितना है R। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, R tan फाई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फाई। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था DL। तो DL आएगा जो वो हम फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो DL बाई डी फाई इक्वल टू आएगा D बाई डी फाई R tan थीटा। सो D R बाहर ले लिया एंड tan फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। सो फाइनली DL अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो D फाई को हम इधर भेज सकते हैं। तो DL इक्वल टू आ गया R सेक स्क्वायर फाई D फाई। अब हम बात कर रहे हैं उसी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल तो वही है, ये X था, ये R था, ये फाई था। तो अब की बार हमने क्या लगा दिया, कॉस फाई। तो कॉस फाई हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई r अपॉन कॉस फाई, तो x इक्वल टू हो गया r सेक फाई। तो हमने क्या किया, हमने तीन जो वेरिएबल थे तीनों को फाई के रेस्पेक्ट में बदल लिया, मतलब एक टास्क हमने कर लिया है कंप्लीट। अब बस हमारा मेन काम क्या रह गया, जितने भी आंसर थे सबको घुमा फिरा करके उसी फॉर्मेट में लाना है जो कि इक्वेशन 1 थी। क्या थी, बायो-सेवर्ट लॉ की इक्वेशन। तो यहाँ से देखो dB इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई पुट कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया I इंटू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो देखो एक R से एक R कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू कॉस फाई डी फाई। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। सो इंटीग्रेशन dB बात करें तो एंगल हमें कहाँ से कहाँ लेना है, देखो ये डायग्राम यहाँ पे बना भी दिया है। एंगल हमें लेना है लोअर पॉइंट से, लोअर पॉइंट था हमारा y और अपर पॉइंट था x। तो लोअर पॉइंट में जो फाई है वो कितना हो जाएगा, -φ2 2 प्लस φ1। तो देखो जब हम इसकी लिमिट लेंगे, समझ में आ गया ये, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट में एंगल कितना था, एंगल सेंटर से मेजरमेंट ले रहे थे तो वहीं से ही लेंगे, लेकिन लोअर पॉइंट के लिए हो गया -φ2 एंड अपर पॉइंट के लिए हो गया +φ1। ओके,
सो अब देखो अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन डी बी, और इंटीग्रेशन डी बी जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा -φ22 प्लस φ1। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं बाहर लेते जाओ, जो जो चीज़ें वेरिएबल हैं वो अंदर छोड़ देना मेरे लिए। तो यहाँ पर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। इंटीग्रेशन साइन भूल गए थे लगाना, बेटा गलती हो गई बच्चे से, तुम भी लगा लो। तो इंटीग्रेशन नहीं गलती नहीं हुई, हम ही से हो गई, देखने में गलती हो गई। बच्चा देखो बहुत इंटेलिजेंट था, बच्चे ने एक ही लाइन में कर लिया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, अंदर बचा कॉस फाई डी फाई। इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई जो फॉर्मूला होता है उसका आंसर आता है कॉस फाई का इंटीग्रेशन है तो आएगा साइन फाई। ओके, तो साइन फाई लोअर लिमिट हो गई -φ2 और अपर लिमिट कितनी हो गई +φ1। तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 माइनस साइन -φ2, और साइन माइनस थीटा होता कितना है माइनस साइन थीटा। तो फाइनली वी गेट b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर दिस। अब इसके बाद स्पेशल केस बनेंगे, न्यूमेरिकल के लिए काम लायक है ये चीज़, तो हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। अकेले प्रूविंग देख रहे हो, वीडियो हो गई है 12 मिनट की, तो एक एक प्रूविंग की एक एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती है ना, तो बेटा तुम लोगों का भी दिल बैठ जाता है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोगों का मन बना रहे, क्योंकि पढ़ाई में अगर मन हट गया ना, किसी भी काम में अगर मन हट गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि पैसा है वो बात की बात है, पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन अभी तुम लोगों का सीखने की उम्र है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक दे देंगे वीडियो का, लेकिन मेन तुम लोगों के लिए अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। हम चाहते तो इसी में 5 प्रूविंग करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी के बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें वो वीडियो इंसर्ट करा दी जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट वही रहेगी, पार्ट उसके चेंज हो जाएंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फाइनल आंसर आ गया। अब स्पेशल केस देखो क्या है। स्पेशल केस की अगर हम बात करें तो फॉर लॉन्ग वायर, बहुत लंबा वायर, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो φ1 इक्वल टू φ2 क्या हो जाएगा π/2। अब ये किसी का समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो ये जो वायर थी इसकी यहाँ से जो एंगल बना था वो था φ1, और यहाँ से जो बना था वो था -φ2। अच्छा, तो अगर ये लेंथ बहुत लंबी होती जाएगी तो ये एंगल भी धीरे धीरे क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अब अगर हम इनफाइनाइट की बात माने तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये एंगल इनफाइनाइट पे जाकर के ही टच करेगा, तो ये एंगल जो बढ़ेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एंगल की क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एंगल की हो सकती है 90 डिग्री। इसलिए हम लोगों ने φ1 और φ2 π/2 ले लिया। इसको एक बार प्रैक्टिकली देखो कि जब यहाँ पर स्मॉल लेंथ थी तो हमने ले लिया था एंगल φ1 और ये -φ2। अब ये बढ़ता ही जा रहा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब एंगल बढ़ रहा है तो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री ले लिया, तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ2। दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 कितना हो गया 2i/r। तो ये प्रूविंग पूरी समझ में आ गई, लंबी थी। तो जहाँ पर भी डाउट होगा वो तुम लोग पूछ लेना। ठीक है, ध्यान रखना इंटीग्रेशन है इसलिए अंदर केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए था। जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है वो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स कहता है हम लोगों ने क्यों उसमें चेंज किया फाई के टर्म्स में, तो फाई के टर्म्स में इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के अंदर कितना रखना है, एक ही वेरिएबल रखना होता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर वो 90 डिग्री क्यों हो जाएगा φ1 φ2, तो जब वो वायर लॉन्ग होती जाएगी, बहुत लंबी होती जाएगी, तो तुम देखो हम ऊपर ऊपर देखते जाएंगे तो मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा प्रूविंग हो गई है तुम्हारी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली प्रूविंग जो होगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इतना कर दो, फिर आगे की प्रूविंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।